कैसे चीन ने समंदर के बीच बनाया एक नया द्वीप डाव डी ग्रेट वॉल ऑफ सैंड। इस टापू को देखकर शायद आपको लगे कि यह एक साधारण द्वीप है। यहाँ कुछ इमारतें हैं, सड़कें हैं और यहाँ तक कि इसका एक नाम भी है, फायरी क्रॉस। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ साल पहले ये टापू ऐसा दिखता था, यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि ये टापू भी नहीं, सिर्फ एक कोरल रीफ। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी सीमा विस्तार के नए तरीकों, उपकरणों और गति में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। असल में दूसरे देश भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी परियोजनाओं में सालों लग जाते हैं। चीन ने यह सब कुछ महीनों में ही कर दिखाया, और वह भी दुनिया के सामने। एक संरचना समंदर के बीच उभर आई है जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ सैंड के नाम से जाना जा रहा है। तो चीन ने यह कैसे किया? दक्षिण चीन सागर एक विशेष क्षेत्र है जिसे कई देश अपने अधीन करना चाहते हैं। कुल मिलाकर 6 देश इस पर दावा करते हैं: चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। तो चीन पहला देश नहीं है जो समंदर में जमीन वापस लेना चाहता है। यह है मलेशियाई स्वॉलो रीफ का दृश्य, जो एक कृत्रिम द्वीप है। यह शहर लाबुआन से 166 मील उत्तर में स्थित है। मूल रूप से यह रीफ मलेशियाई नौसेना के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे एक डाइविंग रिजॉर्ट में बदल दिया गया। अब इसकी पानी में काफ़ी समुद्री जीवन बसता है, जो एक तरह से प्रकृति रिजर्व बन चुका है, जहां पहले एक सैन्य अड्डा था। दक्षिण चीन सागर में कुछ द्वीप वियतनाम द्वारा भी बनाए गए और विस्तार किए गए हैं, लेकिन ये परियोजनाएं चीन के भूमि सुधार प्रयासों के सामने फीकी पड़ जाती हैं। उनके पैमाने बिल्कुल अलग हैं। चलिए तुलना करते हैं। हम 2016 के आंकड़ों को लेते हैं। वियतनाम ने लगभग 120 एकड़ जमीन बनाई, मलेशिया ने 69 एकड़, फिलीपींस ने 14 एकड़ और ताइवान ने सिर्फ 7 एकड़ से थोड़ा ज्यादा। इनके मुकाबले चीन के 32,100 एकड़ नई जमीन बहुत ज्यादा नजर आती है। अब कृत्रिम द्वीप बनाने या इस तरीके से क्षेत्रों का विस्तार करने का विचार नया नहीं है। प्राचीन मिस्र वासियों ने कृत्रिम द्वीप बनाए थे। वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के प्रागैतिहासिक लोगों ने भी ऐसा किया था। ऐसा ही किया था एज़टेक्स, माइक्रोनेशियंस और कई अन्य ने। चीन की सभी उपलब्धियों के बावजूद सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप आज भी नीदरलैंड्स में है, जिसे फ्लेवोपोल्डर कहा जाता है। ये 375 वर्ग मील की जमीन को निकालकर बनाया गया था। अब सवाल उठता है कि चीन को इन कृत्रिम द्वीपों की जरूरत क्यों है? चीन के दक्षिण चीन सागर में पहले से ही कुछ द्वीप थे, लेकिन इनमें से अधिकांश बहुत छोटे थे, जिन पर कोई बड़ी संरचना बनाना संभव नहीं था। कई द्वीप वास्तव में कोरल रीफ थे, जो मछलियों के अलावा किसी के लिए उपयोगी नहीं थे। इसलिए चीन ने उन क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर विस्तार करने का प्रयास शुरू किया, जिन पर वह पहले से ही नियंत्रण रखता था। आधिकारिक कारण यह था कि इन द्वीपों पर रह रहे लोगों की कार्य और जीवन की स्थिति में सुधार करना। नई संरचना के साथ मछुआरों और व्यापारिक नाविकों को आश्रय, नेविगेशनल सहायता और बेहतर मौसम की जानकारी मिलेगी। हालांकि पड़ोसी देश इन कारणों से सहमत नहीं है, लेकिन राजनीति एक जटिल चीज़ है, इसलिए इसे उन चैनलों के लिए छोड़ देते हैं जो इस पर विशेषज्ञता रखते हैं। हम आपको बताते हैं कि चीन की आबादी के कारण जमीन की कमी की समस्या काफी पुरानी है। चीन में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की मात्रा वैश्विक औसत से लगभग 40% कम है। 2011 में विश्लेषकों ने बताया था कि देश के पास फसलों की खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए सोयाबीन जैसी फसलें आयात करनी पड़ती हैं। चीन को केवल जीवितों के लिए ही नहीं, मृतकों के लिए भी जमीन की जरूरत है। कुछ साल पहले 3000 कब्रिस्तानों में जगह खत्म होने की भविष्यवाणी की गई थी और जल्द ही मृतकों को दफनाने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अब सोचिए, 3000 कब्रिस्तान पूरे देश में है, जबकि अमेरिका में 50,000 है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार उन लोगों को प्रोत्साहन देती है जो दफनाने की जगह अंतिम संस्कार को चुनते हैं और समुद्र में दफनाने को भी बढ़ावा देती है। लेकिन यह एक अलग कहानी है। असल मुद्दा यह है कि चीन को वास्तव में जमीन की जरूरत है और वे इसे बना रहे हैं। निर्माण स्प्रैटली द्वीप श्रृंखला के चारों ओर केंद्रित है, जो छोटे द्वीपों और पानी के नीचे की रीफ्स का समूह है।
इन 7 रीफ्स पर जहां सबसे ज्यादा गतिविधि हुई, चीन ने 5 वर्ग मील अतिरिक्त जमीन बनाई। इतने बड़े पैमाने पर काम हुआ है कि इस परियोजना को अ ग्रेट वॉल ऑफ सैंड कहा जा रहा है। सटीक रूप से यह समझना मुश्किल है कि ये नए द्वीप कैसे दिखते हैं, क्योंकि वहां पहुंचना लगभग असंभव है। इन द्वीपों पर पत्रकारों को भी नहीं जाने दिया जाता। फिर भी एक चीज हम जानते हैं, सिर्फ 3 फीट की ऊंचाई पर फैली एक कोरल रीफ फायरी क्रॉस रीफ को 500 एकड़ से अधिक तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ 10,827 फीट लंबा हवाई अड्डा रनवे बनाया गया है, जो लड़ाकू विमानों और बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन के लिए भी पर्याप्त है। फायरी क्रॉस पर बांध, एक गहरे पानी का पोर्ट, सड़कें, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट, अस्पताल, फार्म्स, रडार इंस्टॉलेशन और अन्य सैन्य सुविधाएं भी बनाई गई हैं। लेकिन इससे पहले कि यह सब हो सके, द्वीपों को पहले बनाया गया। निर्माण के पहले संकेत एक अमेरिकी नौसेना पीए पोसीडॉन निगरानी विमान से देखे गए। चीन ने बड़े पैमाने पर ड्रेजर जहाज़ों का उपयोग किया, जो समुद्र के नीचे से रेत और पत्थर निकालकर द्वीपों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। ये जहाज़ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं, जो सभी प्रकार की मिट्टी को संभाल सकते हैं। चीन ने सैकड़ों ड्रेजर्स और बार्जेस का उपयोग किया, जिनमें से एक टियानजिंगा है। लेकिन निर्माण के दौरान पर्यावरण को भी काफी नुकसान हुआ है। कोरल रीफ्स को नष्ट करने के लिए चीन को आसपास के रीफ्स को तोड़ना पड़ा और लगभग 1.141 से 1.76 बिलियन क्यूबिक फीट रेत और कोरल निकाला गया। परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन को भारी नुकसान हुआ है। दुर्भाग्य से वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन द्वीपों तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए नुकसान का सही आकलन करना कठिन है। अब सवाल उठता है, क्या ये द्वीप टिकाऊ है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि इतने तेजी से बनाए गए द्वीप शायद स्थिर न हो। कंक्रीट पहले से ही टूट रहा है और द्वीपों की नींव कमजोर हो रही है। हालांकि ये सब अटकलें हैं, लेकिन ये सच है कि समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और एक दिन ये द्वीप भी डूब सकते हैं। जापान में बने एक हवाई अड्डे की तरह, जिसे समुद्र में बनाया गया था, वह भी धीरे धीरे डूब रहा है। तो दोस्तों, यह थी चीन की कृत्रिम द्वीप निर्माण की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारी इस यात्रा में, जहां हम आपको ऐसी ही और कहानियां सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।